हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एसएससी जीडी की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक पेपर ऑलरेडी एसएससी जीडी का आप देख चुके हैं, दूसरा पेपर है और उसी के आगे के सवाल हम लोग कर रहे हैं। देखेंगे सवाल, किसी संख्या को 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने परसेंट की हो जाएगी। आपने सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फार्मूला पढ़ा था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स और वाई यहाँ पॉजिटिव हैं दोनों, इसका मतलब ये इंक्रीमेंट है। यदि x और y दोनों पॉजिटिव हुए तो इसका मतलब ये है कि दोनों बढ़ रहे हैं, यानी कि इंक्रीमेंट दैट मीन्स वृद्धि को आप पॉजिटिव लेंगे और कमी को नेगेटिव साइन से यदि डिनोट करें तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ये फार्मूला। यहां पर x और y दोनों बराबर हैं, यानी x और y दोनों का मान प्लस का कितना है 20%। प्लस का 20 क्यों? क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है। मान लीजिए एक में वृद्धि होती, एक में कमी होती तो एक को पॉजिटिव लेते, दूसरे को नेगेटिव ले लेते। लेकिन फिलहाल यहाँ भी 20% की वृद्धि हो रही है और यहाँ भी 20% की वृद्धि हो रही है, तो दोनों कैसे लेंगे? दोनों पॉजिटिव लेंगे। जब आप दोनों पॉजिटिव लोगे और यहाँ रखोगे x और y की जगह तो 20 और 20 इंटू 20 बटे कितना करोगे 100, तो आपके पास मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 20 40 44% आ जाएगा फाइनली। क्लियर? मेथड और भी हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं सवाल को करने के, पर उनका कोई मतलब नहीं बनता। ओके चलो देखो, किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में, 52% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हो तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। भैया जी आप मुझे बताओ, यहाँ से दो सब्जेक्ट हैं आपके, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है मान लेते हैं हिंदी के लिए और ये सब्जेक्ट है इंग्लिश के लिए। इसमें 42% टोटल स्टूडेंट फेल हुए हैं। कितने परसेंट फेल हुए हैं? 42% फेल हुए हैं। और इसमें कितने परसेंट टोटल फेल है? इसमें 52% टोटल फेल है, ठीक है। फेल है, फेल है, क्लियर। और दोनों में कितने परसेंट फेल हुए हैं? 17। तो हम कह रहे हैं आपको, यदि सबसे पहले ये जानो कि टोटल फेल कितने हैं, तो टोटल फेल निकालने के लिए 42 प्लस 52 जोड़ लो और जो दोनों में कॉमन वैल्यू है उसको घटा दो। तो 42 और 52 जोड़ा कितना आया? 42 52 जोड़ा कितना आया? 94। और उसमें से 17 घटा दो, जैसे ही 17 घटाया कितना आया? 77। तो 77% टोटल फेल स्टूडेंट्स हैं। 77% क्या है? टोटल फेल स्टूडेंट है। जबकि हमें पास चाहिए कुल पास, तो कुल 100 से कुल फेल घटा दो तो ये पता चल जाएगा कि कुल पास स्टूडेंट कितने हैं। तो 23% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हैं। इसको बनाइएगा। सेबों के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपए में 16 kg अधिक सेब खरीद सकता है। सेबों का कम हुआ मूल्य ज्ञात करो। एक चीज देखो, कम हुआ मूल्य का मतलब हुआ वर्तमान मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब वर्तमान मूल्य इसी को हम लोग बोलते हैं घटा हुआ प्राइस। क्यों घटा हुआ प्राइस? क्यों? क्योंकि 20% की कमी हो रही है ना, तो कमी के बाद तो वैल्यू कम होकर के मिलेगी, यानी घट करके प्राइस मिलेगा। तो यहां से यह भी पूछ सकते थे कि सेबों का कम हुआ मूल्य ज्ञात करो, या सेबों का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो, या सेबों का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। क्योंकि वर्तमान कंडीशन में प्राइस अब क्या हो चुका है? लेस हो चुका है। तो भैया जी 20% की यदि इधर कमी हुई तो उधर आपको सेब कितने ज्यादा मिले? 16 kg सेब ज्यादा मिले। यदि 100% की कमी हो जाती तो आपको 80 kg सेब ज्यादा मिलता। अब 80 kg यानी टोटल क्वांटिटी है, ये 100% निकल के आ गया। ये क्या बता रहा है? 100% कि हमने टोटल 80 kg सेब खरीदे। कितने रुपए में? 4000 रुपए में सेब यदि 80 kg खरीदे तो 1 kg का प्राइस बताओ कितना आएगा? 50 रुपए प्रति kg, यानी कि ये वर्तमान प्राइस है आपका 50 रुपए प्रति kg। क्लियर? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दो संख्याएं, यानी मैंने पहली संख्या यदि x मानी, दूसरी संख्या y मानी, तीसरी संख्या z मान ली, तो ये जो z इसको 100 बोलें तो ये 100, ठीक है। पहली संख्या 30% कम है इस तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या 37% कम है, यानी कितनी रह गई? 63। तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या कम है 7। इस कम का परसेंटेज किस पे निकलेगा?
70 पर, तो 100 पे कितने का, कम का परसेंटेज ज़्यादा पे निकलता है। कम तो 7 है, लेकिन यदि आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं कम का, तो कम का परसेंटेज यानी 70 से कितना आ जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा, 10% कम है। क्लियर ना? ये देखो, तो सीधा फार्मूले पे सवाल है कि 20% 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। बहुत ही फेवरेट। बट्टे के केस में क्या होता है, x + y - xy/100, ये फार्मूला लगता है बट्टे के केस में। देखिए फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला लगता है, बाकी लॉजिक भी है। ये x है और ये y है, यहां पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 25 - 1 24 आ जाएगा। 25 चौको 100, 100 बटे 1 है, 24% क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के सॉरी मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक चीज देखो, मैंने माना कि मैं इस चीज को खरीद के लेके आया हूं 100 रुपए पे, सीपी कितना है 100 रुपीज, लेकिन मैं अंकित कितना करता हूं, यानी कि मार्केट प्राइस यानी एमपी कितना है इसका, अंकित मूल्य मैं सीपी से अंकित करता हूं 20% ज्यादा, यानी 120 रुपए में इस पे अंकित करता हूं। और बेचते समय हम इस पे 10% क्या देते हैं, एक बट्टा देते हैं, 10% इस पे डिस्काउंट देते हैं, यानी जो 120 की चीज है उसको हम 90% पे बेचते हैं। तो यदि हम इसके विक्रय मूल्य की बात करें तो इसका जो विक्रय मूल्य बनेगा वो 120 का 90% बनेगा। 120 का 90% 12 निम्मा 108 रुपए बना, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस बना। 100 की चीज आप 108 में बेच रहे हो, मुझे जस्ट बता दो लाभ प्रतिशत कितना। आप बोलोगे लाभ प्रतिशत है 8% का, यानी किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ जाइए। किसी कमीज को बेचते समय एक दुकानदार 7% का एक बट्टा देता है, ठीक है भैया। यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता, मतलब 2% ज्यादा छूट की होती, तो लाभ के रूप में 15 रुपए कम प्राप्त होते। बट्टा आप ज्यादा दे दोगे कस्टमर को, डिस्काउंट आप ज्यादा कस्टमर को दे दोगे, तो कहीं ना कहीं घाटा तो आपका ही है, आपका मतलब शॉपकीपर का ही। तो यहां से जब 7% का बट्टा दे रहा था और जब 9% का बट्टा दे रहा है, यानी बट्टे में यदि मैंने बट्टा 2% बढ़ा दिया तो उन्हें हानि हुई 15 रुपए की। यदि मैं 100% यहां से निकालूं, 50 का गुणा दोनों तरफ करना पड़ेगा, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 750 रुपए, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 750 क्या मैंने मान रखा है, एमपी मान रखा है, मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। मैंने मान रखा था कि माना अंकित मूल्य यानी एमपी 100% है। क्या मान रखा था, 100%। कहीं भी हो आप 100% निकाल लो, आप अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ओके। ये देखो सवाल कैसे बनाओगे इसको, इतना बराबर इतना है, तो सिंपल सा है। ये केस नंबर 2 रेशियो में मैंने बताया था, आप इसको के बराबर मान लो, या फिर एक काम करो 3 यहां से 3 5 4 का क्या ले लो, एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 60। अब इसको 60 बना लो। ये 60 कब होगा, जब 20 का गुणा करोगे इसमें। ये 60 कब होगा, जब 12 का गुणा करोगे। ये 60 कब होगा, जब 15 का गुणा करोगे। 20 12 15, 20 12 15, ये आंसर हो गया। ऐसा कर क्यों रहे हैं, आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। एक बार जरा देख लो, ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई। एक बात मुझे बताओ, ये 3x है बराबर कितना है, 5y है बराबर कितना है, 5y इज इक्वल टू कितना, 4z है। आप इसको k के बराबर मान लो। तो यहां से x बराबर मुझे बताओगे कितना आएगा, k/3। यहाँ से y बराबर बता सकते हो कितना आएगा, k/5, एंड z बराबर कितना आएगा, k/4 आएगा कि नहीं आएगा। अब बच्चे मेरे, आपको x y z का रेशियो पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, x y z का रेशियो। के मान यहाँ चिपका दो, जो आपने निकाले, जो आपने के मान निकाले हैं वो यहाँ पर क्या करो, चिपका दो सीधे। तो के उड़ गया, कितना बचा, 1/3। यहाँ से कितना बचा, 1/4, 1/5, यहाँ से 1/4। अब इस तरह के रेशियो को कैसे सॉल्व करोगे, हर बराबर करके। हर बराबर करने का मतलब है 3 5 4 का एलसीएम। तो मैं इस चीज को डायरेक्ट बोल सकता हूं कि यहीं ले लो ना एलसीएम भाई मेरे, क्यों के बराबर ले जाओ। कंडीशन को करना जब इतना ही है तो इजी कंडीशन पे आओ ना, 3 5 4 का यही एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना, 60। ये 60 कब, जब 20 का गुणा। ये 60 कब, जब 12 का गुणा। ये 60 कब, जब 15 का गुणा। तो 20 12 15, 20 12 15, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको सवाल आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको कितनी देर में आ रहा है और कैसे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्या इस अनुपात में, उनका एचसीएफ नहीं एलसीएम, लासप एलसीएम कितना है 180। वैसे यदि संख्याएं 3:4 हैं, मैं इन संख्याओं इस देखो ये क्या है, एक रेशियो लिखा है कि नहीं, ये क्या लिखा है, एक रेशियो लिखा है। रेशियो में किसी भी नंबर्स का गुणा करा सकते हो कि नहीं, मैंने इसमें पता है किसका गुणा करा दिया, इसमें मैंने x का गुणा करा दिया, आपको दिख रहा है छोटा सा x, ठीक है, x का गुणा करा दिया। मतलब फाइनली यदि मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 12x आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 120। ये कितनी बार गया 15 बार पूछा गया, उन्हें पहली संख्या x का मान यहाँ चिपका दो, 15 दें कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, पक्का कोई दिक्कत। अच्छा यहीं से ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि 3-4 का रेशियो है, एचसीएफ यदि 180 है तो मैं यहाँ से सीधा बोलता है 1 की वैल्यू 180 है, क्योंकि यहाँ से 3-4 का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। फिर हम यहाँ से छोटी वैल्यू पूछी जाती तो 540 आती, उस कंडीशन में कब, जब एचसीएफ आपको 180 देता। फिलहाल तो यहाँ एलसीएम की बात की है तो 3-4 3x और 4x का यदि मैं एलसीएम की बात करूंगा तो 12x आएगा जो कि 180 है। x का मान 15 आ गया, x का मान यदि 15 आ गया तो कहां पुट करोगे, जहां पे x की जरूरत है, पहला नंबर तो 3x यानी 15 45, यही दूसरा नंबर पूछा जाता तो 15 चौको 60 दूसरा नंबर आ जाता। गेटिंग माई पॉइंट। चलो ये देखो सवाल, इसको कैसे करोगे। किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं में यह अनुपात है 5:3 है। 5:7 के अनुपात में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां विद्यालय में एडमिट हुए आए। इससे विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई, ठीक है, तथा लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना हो गया, ठीक है। नई भर्ती से पहले विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। देखो पेपर चाहे जितना इजी लेवल का क्यों ना हो, उसमें 5 से 6 सवाल ऐसे रखे जाएंगे जिससे कंपैरिजन हो सके अच्छे बच्चों का और मॉडरेट बच्चों का। बात समझ रहे हो। पूरा पेपर ना तो टफ आने वाला है एसएससी जीडी का, क्योंकि हम लोग सीरीज देख रहे हैं एसएससी जीडी की है, तो पूरा का पूरा पेपर टफ नहीं आएगा एसएससी जीडी का, और ना ही पूरा का पूरा इजी आएगा। मेरी बात समझ रहे हो। उसमें 5 से 6 सवाल ही ऐसे होंगे जो आपको टफ लगेंगे, बाकी मॉडरेट होगा। एक बच्चा जो हल्की फुल्की तैयारी जिसकी है वो बना पाएगा सवालों को। समझना जरा, यदि मैं यहां से बात करूं लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का रेशियो कितना है, अभी फिलहाल तो 5:3 है। लड़के आए किस रेशियो में, लड़के और लड़कियां 5:7 के रेशियो में आए हैं, ठीक है। कुछ नए लड़के लड़कियां आए हैं विद्यालय में एडमिट हुए, जिससे विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 हो गई है, ठीक है। और 1200 कब हुई है, जब रेशियो हो गया 7:5, तब मतलब 1200 होते ही रेशियो 7:5 का हो गया। विद्यालय में कैंडिडेट जैसे ही 1200 हुए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या में जो रेशियो है वो 7:5 का हो गया। तो हम ये बात बोल पाएंगे कि यदि टोटल स्टूडेंट 1200 है तो कुल रेशियो 7:5 का है, यानी 7×5 12 की वैल्यू 1200 है, 1 की वैल्यू 100 है, इसका मतलब 700 इस समय लड़के हैं, 500 लड़कियां हैं। 700 लड़के हैं, 500 लड़के हैं, यदि 12 स्टूडेंट्स टोटल हैं और वो 7:5 के रेशियो में है तो ठीक है। हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे जिससे सवाल इजी हो जाए। तो हम ये बोलेंगे ठीक है, फाइनली शुरू में तो ये रेशियो था, बाद में 5-7 के रेशियो में कैंडिडेट आ गए हैं और 700 बॉयज आए हैं जबकि 500 गर्ल्स आई हैं। बात को समझना, आप यहां से बोलोगे 7×5 35, 5×3 15, 35-15 में डिफरेंस कितने का 20 का। यही चीज यहां करेंगे 4900 2500, 4900 2500 में डिफरेंस कितने का 2400 का। 20 की वैल्यू 2400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। मुझसे पूछा है विद्यालय की पहले कितनी संख्या थी, पहले 5×3 8 यूनिट थी, 1 की वैल्यू 120 है तो 8 की वैल्यू 12×8 = 96 होगी। दिस इज द बेस्ट मेथड टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। यदि आपने तनक भी इसमें XY वाला लफड़ा किया, XY से सवाल को बनाया तो लंबा चला जाएगा। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट से बनाइए, बहुत जल्दी लग जाएगा। और आप देख रहे हैं बस लाइनें तिरछी खींचनी पड़ रही हैं और हम आंसर दे पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपको सवाल आ रहा है, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं, टाइम इज द बेस्ट
मतलब टाइम ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। सीख सभी बच्चों ने रखा है, सबको आता है, एक समय के बाद आता सबको है। बच्चे 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आता सब कुछ है, पर इंपॉर्टेंट ये कि आता कैसे आपको, ऐसा सीखिए। ओके, ये देखिए सवाल, इसको कैसे बनाएंगे। किसी मिश्रण में शराब पानी के 3:2 के अनुपात में एक अन्य मिश्रण में ये अनुपात है, शराब पानी का रेशियो है 3:2, दूसरे बर्तन में 4:5 है। बाद में मिश्रण की मात्रा बाद वाले मिश्रण की मात्रा पहले वाले मिश्रण के 3 लीटर के साथ मिलाई जाए, परिणामी मिश्रण में शराब पानी का अनुपात बराबर है। ओके, यहां से मैं शराब ले लेता हूं, 3/5 यहां से शराब मिल गई, और यहां से शराब ले लेते हैं 4/9 यहां से मिल गई। बराबर बराबर करनी है, यानी आधी आधी करनी है, 1/2। आप इसको घटाएंगे कितना आएगा, 1/18 यहां से आ जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 6, 1/10 यहां से आ जाएगा। 9, 5 रेशियो कितना आ चुका है, 5 और 9 का रेशियो आ चुका है। आप पहले वाली कितनी मात्रा ले रहे हो, 3 लीटर, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 3, 1 की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 9 की वैल्यू कितनी है 27/5। 27/5 का मतलब हुआ 5 25 2 27/5, यानी फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ओके, चलो आगे देखो। इस सवाल को कैसे बनाओगे आप। 600 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि A के भाग के 2/5 से 40 अधिक है, B के भाग 2/7 भाग से 20 अधिक है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि A के 2/5 से 40 अधिक है और B के 2/7 से 20 अधिक है, और C के 9/17 से कितना अधिक है, 10 अधिक है। C का भाग पूछा गया है। अच्छा एक बात बताओ, C का जो भी आंसर आएगा, ये देखो C के ही तो मान लिखे हैं, C की ही तो वैल्यूज लिखी हैं, मान लिखे मतलब ये C की ही वैल्यूज लिखी हैं। यदि ये C की वैल्यूज हैं तो C का मान वो होगा जो 17 से पूरा कटता होगा, वही ना। अरे कटना चाहिए ना, क्योंकि टोटल तो इंटीजर नंबर है, कटना चाहिए। C से यानी 17 से कटने वाला एक ही नंबर है, C से कटने वाला C ही ऑप्शन है, C से कटने वाला C ही ऑप्शन है, 170। बाकी कोई C से कट नहीं रहा है, दिस इज द आंसर। क्यों करो आप पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अरे भैया n वर्गों का औसत पता है ना क्या होता है, n वर्गों का औसत क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट n स्क्वायर। वर्गों का औसत क्या होता है। वैसे सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, आप मुझे बताओ। n में इंटू n प्लस 1 में इंटू 2n प्लस 1/6 ये होता है। लेकिन हमें निकालना है एवरेज, तो इसको एवरेज में कैसे बदलें, Sn से डिवाइड कर दो, Sn को यानी सम को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, तो एवरेज का फार्मूला आता है। ये क्या फार्मूला होगा, n प्लस 1 में इंटू 2n प्लस 1 बाई कितना 6। अरे बताइए ना, कुछ तो बोलिए, कोई दिक्कत। n की जगह क्या रखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स 10, यहाँ n की जगह 10 रख दोगे, n की जगह क्या रख दोगे 10। किस फार्मूले में, इस फार्मूले में। सम को भाई औसत इज इक्वल टू क्या होता है, औसत इज इक्वल टू क्या होता है, पदों का योग यानी Sn बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। Sn इज इक्वल टू दिस फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या से यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो 10 से 11 22/6 3 बार गया, 11 बार गया, ओह 1 मिनट, 21 आएगा, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 21/6, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 7 बार, 170/2 का मतलब 37.5। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं, पक्का ना, ठीक है आगे बढ़ जाओ। ये देखो, एक व्यक्ति A से B तथा A से B x किलोमीटर की औसत चाल से गया, वापस B से y किलोमीटर प्रति चाल से आया। यात्रा के लिए औसत, फार्मूला याद रखो एक चीज, यदि डिस्टेंस सेम हो, जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे से, वापस आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे से, तो इस दौरान एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, x इंटू वाई अपॉन क्या 2xy में इंटू x प्लस वाई।
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि ए बी से 36 मिनट का अधिक समय लेता है, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, ये भी बहुत ही हलवा सवाल है। टोटल डिस्टेंस बतानी है। टोटल डिस्टेंस का एक फंडा याद रखो। टोटल डिस्टेंस का एक फंडा याद रखो। जब भी आपसे टोटल डिस्टेंस पूछी जाए, टोटल डिस्टेंस पूछी जाए, तो पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, S1 माइनस S2 में इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है? टाइम का डिफरेंस। S1 S2 क्या है? स्पीड है। वेयर S1 मान के चलता हूं S2 से ग्रेटर है। तो 9 गुणे 10 बटे 1 गुणे टाइम का डिफरेंस कितना है? टाइम का डिफरेंस 36 मिनट। मिनट को घंटा बनाओ, 60 से भाग लगाओ, 0 से 0 छछरंग 36 छनिम 54। छनिम जानते हो? छनिम 54 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, जब यहां टोटल टाइम दे रखा हो, अभी फिलहाल टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो हम स्पीड का डिफरेंस करते हैं। ध्यान रखिएगा, टाइम का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस, टाइम का सम, टोटल दो टाइम का सम हो, यहां स्पीड का भी सम हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट होता है। इधर देखो, ये बनाओ, कैसे बनाओ? ए बी से दुगना तेज धावक है, ठीक है यार। ए बी से दुगना धावक है। ये यदि 2 है या ये 3 है, यदि ये 3 है तो ये दुगना है, ये 6 है। और सी बी से 3 गुना तेज धावक है, यानी ये कितना धावक है? 9। बी सी से 3 गुना, ओह सी से 3 गुना है, यानी ये 1 है। ये कितना है? 1। फिर से देख लो, ए बी से दुगना धावक है और बी जो है सी से तिगुना धावक है, ठीक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, मतलब एक चीज देखो, ये धावक का मतलब समझ रहे हो? इतनी, ये कैपेसिटी का रेशियो है, इतनी तेज ये दौड़ सकते हैं, कैपेसिटी का रेशियो है। तो सी कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय कर सकता है। तो 1 की वैल्यू है कितने मिनट? 60 मिनट, ये 114 मिनट, 114 मिनट। 1 की वैल्यू 114 मिनट है, तो बी उससे कितनी देर में करेगा? यानी 114 बटे 3 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9 3 24, 38 मिनट में काम होगा, यानी 38 मिनट में ये दौड़ के दिखाएगा। क्लियर? अरे रेशियो निकाल लिया, इतनी स्पीड से दौड़ सकता है। ए का मतलब ये हुआ, अरे 1 घंटा 54 मिनट का मतलब नहीं जानते? 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 54 मिनट, 60 मिनट, 54 मिनट, दोनों को जोड़ दिया 114 मिनट। और ये 1 की पावर से 114 मिनट है। और जब 3 की ताकत से दौड़ेगा तो समय कम लगेगा ना। जब ताकत कम लगाएगा, कम स्लो, जब स्लो चलता है, जब 1 की स्पीड से चलता है मान लो, तो इतना टाइम लगता है। जब 3 की स्पीड से चलेगा तो टाइम कम लगेगा ना। कम का मतलब डिवीजन, बढ़ने, मल्टीप्लाई से वैल्यू बढ़ती है, डिवीजन से वैल्यू कम होती है, ठीक है। ए ने बी को इतने रुपए में 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए। सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? अब एक चीज मुझे बताइए, 5,000 रुपए मैंने दर R% मान ली। यदि R% मानिए तो परसेंटेज का काम ये होता है 2 जीरो उड़ा देना। ये परसेंटेज क्या करता है? ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। मैंने दर मान ली R%। लेट बी कंसीडर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। तो 5,000 का जब R% निकालोगे तो सिर्फ 50 बचेगा, 50R। 50R में 2 का गुणा करोगे कितना आ रहेगा? 100R आएगा। यहां से क्लियर? यहां से बताओ कितना आ जाएगा? 2 जीरो तो उड़ाई दो R से, 120R यहां से आ जाएगा। और इस तरह से टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है इनको? 2,200 रुपए। आप मुझे बताओ, ये 220 लिखा है कि नहीं? 220R की वैल्यू कितनी लिखी है? 2,200 लिखी है ना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, एक ही जीरो उड़ेगा, कोई बात नहीं, 1 जीरो बच जाएगा, एक ही जीरो बचेगा। 220R बराबर कितने के? 2,200 के। एक जीरो उड़ा, ये 22 से 22 उड़े, R का मतलब कितना आ जाएगा? 10। अरे कुछ तो बोलो, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? डी 10%।
क्या करना, पी आर एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 मत लगाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? ओके, ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 3,000 रुपए 3 वर्ष में इतने हो जाएंगे ब्याज की, जब ब्याज वार्षिक से, तो एक चीज देखो 3,000 रुपए ये हैं और 3993 हो जाएंगे कितने साल में? 3 साल में। इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर कितना होगा, स्केलिंग फैक्टर देखो कितना है, 3 से काटो, 13 31, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी फाइनली 1000 से कितना, 13 31, लेकिन कितने साल में? 3 साल में ना। यदि 3 साल में कोई वैल्यू 1000 से 13 31 हो रही है तो 1 साल में कितनी होगी, इसको जानने के लिए क्या करें, इसका क्यूब रूट ले लें। इसको जानने के लिए क्या करें, इसका क्यूब रूट ले लें। कहने का मतलब है 10 से कितना हो रहा है, 11, कितना बढ़ रहा है, 1 कितने पर, 10 पे, तो 100 पे कितने का, 100% ना, अरे कुछ तो बोलो, 10%, बी ऑप्शन, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे ही चलता है, सीधे सीधे। अब मान लो यदि 2 वर्ष होता, स्क्वायर रूट ले लेते, समय 2 वर्ष, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का स्क्वायर रूट रेट पे आ जाएंगे। क्लियर? ओके, डीआई यहां से शुरू हो रही है, देखो इस डीआई को समझो। डीआई क्या है कि एक बस्ती है, विभिन्न दैनिक आय वाले परिवारों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ये इस तरह से दैनिक आय है इनकी, और ये परिवारों की संख्या है, मतलब 100 रुपए कमाने वाले ये 15 परिवार हैं, 200 रुपए कमाने वाले ये 40 परिवार हैं, इसी तरह से 300 रुपए कमाने वाले ये इस तरह से परिवार हैं, ठीक है, 300 रुपए कमाने वाले 40, ऐसे ही बढ़ रहा है। सवाल करते हैं इसका, कह रहे उन परिवारों जिनकी दैनिक आय 800 रुपए या अधिक है, संख्या याद करो, 800 रुपए या अधिक है, देखो 800 रुपए तक तो लिमिटेड, यानी 40 तो यहां से है, 40 यहां से, 40 40 कितना है, 80, एक ही है ऑप्शन 80। भाई 800 रुपए कमाने वाले, एक तो ये परिवार है 800 रुपए वाला, एक तो ये, दूसरा ये, टोटल कितने हो गए, 80। ये देखो उन परिवारों जिनकी दैनिक आय 200 रुपए से कम है, तो 200 रुपए से कम की संख्या है, 200 रुपए तक नहीं लेना है, 200 रुपए से कम ही लेना है, तो बस ये 15 ही है परिवार, 200 तक तो जाने ही नहीं है, 200 से कम ही रहना, तो 200 से कम मतलब 100 रुपए कमाने वाले कितने परिवार हैं, 15। इधर देखो इसको बनाओ, उन परिवारों जिनकी दैनिक आय 500 रुपए तथा 800 के बीच में, 500 रुपए और 800 के बीच में हो, यानी कि यहां इसके और इसके बीच में होना चाहिए, तो इसके बीच में 2 ही आते हैं, एक तो ये 30 आता है, 30 परिवार ये आ गए जो 600 रुपए कमा रहे हैं, और 700 रुपए कमाने वाले कितने परिवार हैं, 15, यानी 45। भाई 500 रुपए तक नहीं जाना है, 500 से ऊपर रहना है, 800 रुपए तक नहीं जाना, 800 से कम ही रहना है, तो 500 और 800 के बीच में एक तो 600 रुपए वाले आ जाएंगे और एक तो 700 रुपए वाले आ जाएंगे, तो 600 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले कितने लोग हैं, 30, और 700 रुपए कमाने वाले प्रतिदिन कितने लोग हैं, 15, टोटल कितना, 45।